आगे कोई यदि ऐसी इमारत बनती है तो उन्हें अवध का नवाब बनाया के साथ संधि कर कर इन सब मंडप बने हुए हैं जिसमें इस प्रस्तुति में जो आप ऐतिहासिक इमारत देखने जा रहे हैं जिसमें ताजमहल से लेकर हुमायूं के मकबरे की झलक है। यह मकबरा बनाया गया है एक बेटे के द्वारा अपने पिता की याद में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर पर। मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना रखने वाला यह इमारत बना है दोस्तों अवध के नवाब और उस समय तत्कालीन मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री जिन्हें उपाधि मिली थी सफदर जंग की, और जिनका मूल नाम मिर्जा मुकीम अबुल था और यह फारस के रहने वाले थे। तो दोस्तों चलिए आपके साथ यह ऐतिहासिक खूबसूरत इमारत को देखते हैं और इसके इतिहास को जानते हैं। धन्यवाद। चलिए आपके साथ शुरू करते हैं और आपको अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो आप अपना प्यार इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों इस मुगल कालीन इमारत की क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि सफदर जंग का जन्म फारस में 1708 में हुआ। उसके बाद 1722 या 19 के करीब यह भारत आए और भारत में इन्हें अवध का नवाब बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। इनके बहुत अच्छे काम की वजह से आगे जाकर 1948 में इन्हें मुगल सल्तनत में प्रधानमंत्री या वजीर आजम जिसे बोलते हैं वो नियुक्त किया गया और इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि इनका ओहदा उस समय रहे बादशाह से भी ऊपर हो गया और यह बात बादशाह को खटकनी जायज़ थी। और आगे क्या होता है इसी चीज़ को देखते देखते जानते हैं दोस्तों। तो अगर इस मकबरे के प्रवेश शुल्क की बात की जाए तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 20 रुपये आपको देने होते हैं, अगर टिकट काउंटर से लेते हैं तो आपको 25 रुपये देने होते हैं। इसके साथ यह भी बताते चलूं कि यह ऐतिहासिक इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो इसकी देख रेख, इसकी साफ सफाई ASI ही करती है। जैसा मैं बता रहा था कि सफदर जंग का जो ओहदा था यह ओहदा उस समय के रहे बादशाह से भी ऊपर हो गया था। तो यह जाहिर था कि उस समय के बादशाह, जहाँ तक मुझे याद है मोहम्मद शाह, उन्हें एक जलन या इनसिक्योरिटी होना वाजिब था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मराठाओं के साथ संधि कर कर इन सफदर जंग का दमन किया और 1753 में एक छोटी सी युद्ध हुई जिसमें सफदर जंग हार जाते हैं और उन्हें वापस जाना पड़ता है अपने कहें तो एरिया, क्योंकि वो अवध के नवाब थे तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। उसके बाद 1753 में ही
उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अवध का नवाब बनते हैं या सूबेदार बनते हैं उनके पुत्र शुजाउद्दौला। तो सफदरजंग का पुत्र शुजाउद्दौला उस समय के रहे तत्कालीन मुगल बादशाह से यह अनुग्रह करता है कि उसे इस दिल्ली में उसे कुछ जगह दी जाए जिस पे वो अपने पिता के याद में एक मकबरा बनाना चाहता है। इस अनुग्रह को स्वीकृति मिलती है और शुजाउद्दौला यहाँ पर इस मकबरे का निर्माण करता है अपने पिता के याद में। मकबरे की बनावट की शैली देखी जाए तो आपको कहीं न कहीं ताजमहल या कहीं बहुत करीब हुमायूं के मकबरे की याद आ रही है। तो यह 1753 में बना है। 1555-56 के आसपास हुमायूं का मकबरा बना है और 1648 से 53 के आसपास ताजमहल बना है। तो ये दोनों जो कलाकृतियाँ हैं ये अपने में ही अनूठी हैं। तो आने वाला बादशाह या आगे कोई यदि ऐसी इमारत बनती है तो उनका प्रेरणा, उनकी छवि आपको तो दिखनी एकदम वाजिब है। तो हाँ, इस मकबरे की जो संरचना या आर्किटेक्चर या डिज़ाइन बोलिए तो इसको कहीं ना कहीं हुमायूं के मकबरे से ली गई है इसकी प्रेरणा और ताजमहल की से इसकी प्रेरणा ली गई है। और इसमें जो पत्थरों का यदि देखा जाए अधिकांश बलुआ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं बीच बीच में सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और बीच बीच में आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है, क्योंकि उस समय तक लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग मुग़ल कालीन इमारतों में चलन बढ़ चला था। जैसे आप देख सकते हैं वैसे एतमाउद्दौला का मकबरा हुआ, ताजमहल हुआ, तो ऐसे मकबरे बनाए जाने लगे थे जहाँ पे लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाने लगा था। वैसे यदि सबसे पहले भारत में देखा जाए सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल आप देखे होंगे कुतुब मीनार के 5वीं मंजिले पे, जब फिरोज शाह तुगलक उसको बनाता है 5वीं मंजिले तो उसके लाल बलुआ पत्थर पे सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल करता है तो बहुत पुरानी, मगर मुग़ल कालीन में शुरुआत में जो बनती थी इमारतें, जैसे हुमायूं का मकबरा देखेंगे तो उसमें लगभग पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। और ये देखेंगे लाल बलुआ पत्थर लगभग थोड़ा चॉकलेटी या रेडिश टाइप का होता है और बीच में इसमें जो पट्टियाँ गई हैं ये सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और यह तो लगभग हर मुग़ल जितने भी बिल्डिंग्स हैं लगभग सब सिमेट्रिकल ही होते हैं। यह भी इमारत जो है चारों तरफ से एक समान है। चारों तरफ इस तरह तोरण बने हुए मंडप अलंकृत हुए आप चार तरफ से इस मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। जब इस मकबरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो मुख्य मकबरा तो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस मुख्य मकबरे के गुंबद के चारों तरफ इस तरह से 4 मंडप बने हुए हैं जिसमें दोनों तरफ से प्रवेश द्वार है और ये चारों तरफ हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस मुख्य मकबरे में घुसने के लिए आपको 4 द्वार हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा रहा। यदि मुख्य कब्र को देखेंगे तो इस पे जो कारीगरी की गई है, इसे जो काफ़ी बारीकी से इसे बनाया गया है। अभी थोड़ा सा मटमैला हो गया है और अपने समय पे काफ़ी सफ़ेद और काफ़ी सुंदर कब्र रहा होगा। तो दोस्तों आपको सामने 2 चीजें गौर करनी है। पहली, यह फाउंटेन का जो क्षेत्र है और इस फाउंटेन के क्षेत्र की दूसरी छोर पर जो सफेद कलर का आपको एक इमारत नजर आ रही है जिसे महल कहा जाता है। ये सेम आपको यह 2 चीजें
इस मकबरे के चारों तरफ मिलेंगी और यह फाउंटेन ही इस मकबरे को चारों दिशाओं में 4 भागों में बांटता है। क्योंकि यह हम जानते हैं कि मुगल कालीन जितने भी मकबरे बनते हैं उनमें 4 भाग की शैली या प्रणाली का उपयोग होता है, क्योंकि उनके जन्नत में ऐसा कहा जाता है कि 4 बाग हैं। और जो आपको मैंने बताया कि वह इमारत एक महल है, तो यह मकबरा बीच में है, उसके चारों तरफ ऐसी इमारतें हैं और ये 4 महल हैं। जो अभी आप सामने देख रहे हैं यह जंगली महल है। यदि यहां से देखा जाए तो हमारे इस हाथ के तरफ है मोती महल, ये है जंगली महल, और ऐसा ही संरचना आपको इस हाथ पे नजर आएगी, उसे कहते हैं बादशाह पसंद, क्योंकि बादशाह अन्य चारों महलों में सबसे ज्यादा पसंद करता था वहां पे रुकना। और जिस द्वार से प्रवेश किए हैं वह द्वार पूर्वी द्वार है और उसके एक तरफ मस्जिद है और दूसरा हिस्सा अभी यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। तो दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं कि आपको यदि सफदरजंग मकबरा आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो दिल्ली में सबसे सुविधाजनक जो साधन है वह है मेट्रो। तो यहाँ से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ही है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। तो आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन तक आ जाएं और आप आराम से इस मकबरे तक आ सकते हैं, या आप बस पकड़ के भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किदवई नगर करके एक बस स्टॉप है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। अब बाहर से आ रहे हैं तो आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ज़रूरी आप या तो कालिसराय उतरिएगा, निजामुद्दीन उतरिएगा, या पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली उतरिएगा। तो वहाँ से उतरते हैं तो आप मेट्रो पकड़ के ही आपको सबसे बेहतरीन सुविधा वही है कि आप जोरबाग उतर जाएं। उसके बाद यदि बाहर से आप आ रहे हैं तो आपको IGI एयरपोर्ट पे उतरिए, वहाँ से कैब करिए और या मेट्रो पकड़ के भी आप जोरबाग मेट्रो उतरकर यहाँ पे आकर इस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट को देख सकते हैं। अब यह बात की जाए कि सबसे बेहतरीन समय कब है इस मकबरे को देखने का, तो दोस्तों दिल्ली होने के नाते यहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो देखा जाए सबसे सुगध जो मौसम है वह है फरवरी के शुरुआत से लेकर अप्रैल 15 तक, या फिर अगस्त से लेकर 15 दिसंबर के आसपास तक। तो मतलब यहाँ पे कब नहीं आना है, गर्मी मत आइएगा, नहीं तो काफ़ी आपको दिक्कतों मतलब काफ़ी गर्मी का एहसास करना पड़ेगा। तो अगर इस मकबरे के खुलने और बंद होने के समय के बारे में बात की जाए तो जैसा मैंने गार्ड से पूछा तो यह सूर्योदय होने के बाद खुल जाता है और सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। यदि इस समय में कहा जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे यह मकबरा, यह ऐतिहासिक इमारत खुला रहता है पर्यटकों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और अब इस मकबरे से, इस ऐतिहासिक इमारत से जाने का वक्त हो गया है, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। और जाते जाते एक अपील करता जाऊँ कि अगर आपको यह प्रस्तुति, यह परिश्रम, यह श्रम, यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन
so that once I upload the new video, you get the notification as soon as I upload it. इसी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग मतलब कार पार्किंग और दो पहिया बाइक पार्किंग की भी सुविधा है और यहाँ पे गार्ड साहब तैनात रहते हैं हमेशा। राम राम चाचा।